Hello dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGrid। तो आपके लिए वन शॉट क्लास 10th ICSE का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं पेश करता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि थियरी आपको इन डिटेल पता होनी चाहिए। तो इसमें मैंने सारी की सारी चीजें वो कवर कर लिए जो आपको जरूरत है एग्जाम के वक्त याद करने के लिए। ये वीडियो में जो भी कंटेंट मैंने पीपीटी में लिखवाया है दैट इज मोर देन इनफ। कोई नहीं बोल सकता कि ये पढ़ के जाओ तो ये चैप्टर में से कुछ बाकी रह जाए, तो दिस वन शॉट इज इनफ फॉर यू। एक ही बार में हम इसे खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सर ये क्या बात कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। किसकी मदद से? ट्राइंगुलर प्रिज्म से ये स्पेक्ट्रम बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ओवरव्यू देखेंगे और लास्ट में स्कैटरिंग के बारे में देखेंगे। बट सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम क्यों दिया सर? आप ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आप लाइट देखते हो आपके घर पे जो आ रही है, वो लाइट इन दोनों की मदद से बनती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट कहते हैं। सन से जो लाइट आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है। खास बात इन रेस की ये होती है कि इन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ऐसे सन रेस को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि सन से जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? आउट ऑफ द अर्थ आ रही है। दैट मींस वहां पर कोई मीडियम नहीं, स्पेस कोई मीडियम नहीं, वहां से लाइट कैसे आ पा रही है? क्योंकि इन वेव्स को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है वो व्हाइट लाइट है, राइट? वो व्हाइट लाइट बनती किससे, क्या है, ठीक है क्या नहीं? तो हमने पहली बार इंसान ने देखा कि भाई रेनबो बन रहा है। क्या बन रहा है? रेनबो। तो वहां से क्वेश्चन आता है मन में कि रेनबो कैसे बना। तो वहां से आइडिया आया कि भाई लाइट के कुछ 7 कलर होंगे, क्योंकि तभी तो रेनबो बना, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो होता क्या है, लाइट की बात करूं मैं तो लाइट एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कॉज अ विजन ऑफ सेंसेशन। तो तुम्हें कोई डेफिनेशन पूछे कि सर लाइट का डेफिनेशन क्या है, तो इट इज अ सेंसेशन ऑफ विजन, जो आपको सेंसेशन देता है विजन का। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द वेवलेंथ ऑफ 8000 टू 4000 एंगस्ट्रॉम ही वाली जो वेवलेंथ वाली लाइट है वही आपकी एक्साइट करेगी रेटिना को। मतलब 4000 से लेकर 8000 वेवलेंथ वाली लाइट ही आपको दिखेगी, इसके अलावा आपको नहीं दिखती है, क्योंकि ह्यूमन आई की इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस डिफरेंट परसीव्ड कलर। हर एक वेवलेंथ का हर एक अलग अलग कलर होता है। मतलब आप देखोगे 8000 से लेकर 4000 जनरली ये रेड होता है और ये वायोलेट होता है। तो रेड से वायोलेट तक में हर वेवलेंथ का हर अलग अलग कलर होता है, सारे के सारे। तो कुदरत का इतना सा करिश्मा, ठीक है, जो हम देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही अमेजिंग है। क्यों मैं बोलूं ना आपको, अगर आप 4001 भी लिखोगे तो भी रेड कलर के वेरिएशन आ जाएंगे। इतने सारे कलर की चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट करता हूं कि कैसे अलग अलग कलर की अलग अलग रेंज होती है। रेनबो की बात करूं मैं तो रेनबो में हमने कलर पढ़े हैं विबग्योर, VIBGYOR। तो अब ध्यान से देखो, 8000 से लेकर 8000 से लेकर 62000 एंगस्ट्रॉम तक, यहां पर थोड़ा सा एरर किया हमने। यहां ये रेड से लेकर वायोलेट ऐसा आएगा, ठीक है कि नहीं? वायोलेट डन है। अभी देखो, तो आप देखोगे तो 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक चीजें वेरी कर रही है विबग्योर की रेंज के अंदर। तो रेड में 8000 से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब यहां पे आपको डार्केस्ट रेड मिलेगा, ठीक है कि नहीं? और यहां पर आपको ब्राइट रेड मिलेगा। तो ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सारी चीजें भी चेंज हो जाती है। तो इसमें सवाल क्या पूछते हैं, तो सारा याद करने की जरूरत है, सारे के सारे कलर की वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी? तो आंसर इज नो। आपको याद क्या करना है कि हमको पता है सर 4000 से लेकर 8000 तक वेवलेंथ वेरी करती है, उसमें भी
4000 जो है वो वायोलेट का है और 8000 है वो रेड का है। अब मैं बात करूं कलर परसेप्शन एंड सेंसेशन कि कलर का परसेप्शन और सेंसेशन कैसा है, तो देख लो। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं सर कि ब्लैक कलर कलर है या व्हाइट कलर कलर है, ठीक है क्या नहीं। तो व्हाइट का परसेप्शन कैसे आ रहा है वो देखते हैं। तो कलर इज बेसिकली अ सेंसेशन। कलर है क्या? सेंसेशन जो अपना ब्रेन प्रोड्यूस करता है रेटिना स्टिमुलेशन के थ्रू ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को देखकर। समझ में आया? मतलब ये मेरी आंखें हैं और पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट जब इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो मेरा ब्रेन क्या करता है? परसीव करता है वो कलर को। और वो भी कैसा परसीव करता है? पर्टिकुलर वेवलेंथ से, कि अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग आपको एक्साइटेशन मिलेगा और अलग अलग कलर आपको परसीव होंगे। मल्टीपल वेवलेंथ एक्साइट द रेटिना साइमल्टेनियसली इन द परसेप्शन ऑफ मिक्स कलर। मैं मानूं कि सर अभी जैसे मेरी आंखों में एक से ज्यादा कलर वाली लाइट आ रही है, ठीक है कि नहीं। मानो ये रेड आई और ये ब्लू आई, अगर ये मिक्स होती है तो कोई अदर कलर बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मल्टीपल वेवलेंथ, अगर कोई लाइट आंखों पे गिर रही है तो उसका परसेप्शन भी मिक्स कलर का होगा। सारे के सारे 7 के 7 वेवलेंथ अगर साथ में डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हाइट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? कलर सेंसेशन व्हाइट। जैसे आपको मैंने बताया जो रेड ब्लू मिलके कुछ बनता है, ऐसे ही अगर 7 कलर, 7 कौन से? 7 कलर्स कौन से? विब, GYOR, ग्योर, विबग्योर। अगर पूरा का पूरा विबग्योर 7 बैंड आपकी आंखों पे गिरता है तो आपको कैसा दिखेगा? वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। कोई भी लाइट रेटिना को एक्साइट नहीं करती है तो उस परसेप्शन अपने को ब्लैक मिलता है। मानो कि इफ नो वेवलेंथ एक्साइट द रेटिना, मतलब कोई लाइट ही नहीं आ रही है सर आंखों में, रेटिना पे कोई लाइट ही नहीं गिर रही है, तो सर परसेप्शन को कलर का होगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे मैं बताऊंगा कलर क्या है। तो कलर भी सर एक अनुभव है जो प्रोड्यूस होता है अपने ब्रेन में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेटिना को एक्साइट करती है। समझ में आया कि सर कलर्स इज अ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द brain due to the electromagnetic wave retinal excitation कि रेटिना पर। अभी थोड़ा सा यहाँ पे तुमको कंफ्यूज होगा सर ये कैसे ये होता होगा, तो मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप एग्जांपल से समझ पाओगे कि देखो जैसे मैं ये आंखें बनाऊं मैं, ओके, और यहाँ पर मेरे नर्व सेल्स आ गए और ये मेरा रेटिना होता है और ये मेरी लेंस होती है पूरी, ठीक है कि नहीं। तो ये लाइट जब आती है और ऐसे जाके टकराती है तो यहाँ पर ये रेटिना को है ना, रेटिना को क्या करता है? एक्साइट करता है। इसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल जाते हैं ब्रेन को, तो ब्रेन उसे सेंस करता है और ये जो सेंस करता है इसी को अपने क्या बोलते हैं? कलर कहते हैं। आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। तो सबसे पहले अभी वीडियो को थोड़ा ब्रेक करो और क्या सीखा उसको कमेंट में लिखते जाओ, क्योंकि खाली बैठकर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको कंपलसरी बुक और पेन लेकर बैठना है। बुक पेन लेकर बैठोगे तो ज्यादा इस वीडियो से ले पाओगे, अदरवाइज ये चलेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे भी या 1.25 की स्पीड पे भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने। सर हमको समझ में आ गया कि सर व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से बनती है, उसमें भी 8000 एंगस्ट्रॉम वाली रेड कलर होती है और 4000 एंगस्ट्रॉम वाली वायलेट कलर होती है। अभी सर हमने ये भी देखा कि कलर एक परसेप्शन होता है, सेंसेशन है ये अपने का। जब हर एक वेवलेंथ वाली लाइट अगर गिरेगी तो अलग अलग कलर परसीव होगा। सातों के सात कलर साथ में गिरेंगे तो सर व्हाइट कलर दिखेगा। और सर कोई भी वेवलेंथ गिरेगी नहीं, एक्साइट ही नहीं करेगी रेटिना को, तो ब्लैक कलर दिखेगा। सही बात है कि नहीं? तो इसी के बेस पर मेरे मन में एक थॉट आया और आपको एक मस्त कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। अगर एक ही वेवलेंथ वाली लाइट, मतलब लाल कलर आपके आंखों में गिरे, वो सिंगल वेवलेंथ हुआ, राइट। तो सर उसे कहते हैं अपने मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन कलर या फिर वन वेवलेंथ, उसे अपने कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। वही सर पॉलीक्रोमेटिक की बात करूं तो सर एक से ज्यादा वाली वेवलेंथ या एक से ज्यादा कलर वाला लाइट अगर आंखों पे गिरे तो उसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। और व्हाइट लाइट की मैं बात करूं तो सर वो तो 7 लोगों का संप है, सातों के साथ जब साथ में जाते हैं तो वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इस चीज को है ना मानने में नहीं आ रही थी तो न्यूटन को बड़ा ऐसा इंटरेस्ट जागा कि क्यों इस चीज को हम बताए नहीं, इस चीज को हम देखें। तो न्यूटन ने पहली बार कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व किए थे। इसको पता नहीं था कि व्हाइट लाइट कुछ अलग कलर का भी है। तो न्यूटन ने पहली बार ऑब्जर्व किया था कि कलर्ड फ्रिंजेस दिख रहे स्टार के नियर टेलीस्कोप के थ्रू। तो क्यों? अभी देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है,
अभी तक दुनिया में व्हाइट लाइट ही, देखो कलर वलर नहीं थे, तो आज आप देख रहे हो, पहले सब व्हाइट ही था, व्हाइट और ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया थी, मूवी देखते थे ना हम टीवी वगैरह। तो यहां पर आप देखो तो न्यूटन को आइडिया गया कि यहां पर ऐसा तो क्या है कि स्टार के आसपास मुझे कलर फ्रिंजेस दिख रहे हैं, कलर फ्रिंजेस मतलब कलर पैटर्न्स दिख रही है। तो उसने क्या किया, उसने एक इक्विलेटरल प्रिज्म को सनलाइट की तरफ रखा और उसको व्हाइट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया। जैसे ही व्हाइट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया तो इसको 7 कलर का बैंड दिख गया, जिसको मैंने बोला विबग्योर। तो इसी को उसने क्या बोला, डिस्पर्जन। तो यहां से डिस्पर्जन का डेफिनेशन आया और उसके बाद पहली बार पता चला कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से बनती है। और इस प्रोसेस जहां पर सर व्हाइट लाइट जो है, यहां पर जो व्हाइट लाइट जो है जो 7 डिफरेंट कलर में टूटेगी, जो संप है टूटेगा, तो इसे हम कहेंगे डिस्पर्जन। जहां पे वो 7 लोग साथ में चल रहे थे और सातों के साथ अलग अलग जगह से जाने लगे, उस पॉइंट पर अपने बोलेंगे डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या है, तो ठीक है सर मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं। तो सर ये व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट के हुए 7 डिफरेंट कलर्स, और ये 7 डिफरेंट कलर्स को, इस पॉइंट को अपने बोलते हैं डिस्पर्जन। इस पॉइंट को अपने बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या हुआ, सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो सर ये जो 7 कलर का बैंड यहाँ पे आपने जो फॉर्म करवाया है, a band of 7 different colors formed on a white screen, that is called a spectrum। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के भी सिर्फ 2 प्रकार है, एक आता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम और एक आता है प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम जहां पर आप हर एक वेवलेंथ वाली लाइट को आप क्लियरली बाउंड्री से बता पाओ कि ये इतना रीजन इसका, इतना रीजन इसका है, उसे कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे ना तो स्पेक्ट्रम में रेनबो का भी, तो आप देख पाओगे यहां पर आप बताओ कि मुझे हर एक कलर, हर एक वेवलेंथ की अलग अलग लाइन मिल रही है, नहीं, कोई भी क्लियर सेग्रीगेशन ही नहीं है। और क्लियर सेग्रीगेशन नहीं है, इसी की वजह से तो इसे हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या हुआ कि भाई सर ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हम क्लियरली बता ही ना सके बाउंड्रीज के साथ। तो ये रहा देखो, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, द कलर बैंड ब्लेंड विदाउट शार्प बाउंड्रीज, ओनली रेड एंड वायलेट एट द एजेस आर प्योर। वही मैं प्योर स्पेक्ट्रम की बात करूं कि कलर्स बैंड हैविंग अ शार्प वेल डिफाइंड बाउंड्रीज विद द नो मर्जिंग, कोई मर्जिंग होगा नहीं और शार्प डिफाइंड बाउंड्रीज मिले, उसको बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम। इसके अलावा एक आता है नेकेड स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम, ये भी आगे ही है, विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसको विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम आगे है, नहीं है तो हम करवा देंगे। ठीक है, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट आ गया है, चलो कोई बात नहीं, तो जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर हम अच्छे से डिस्पर्जन को समझते हैं कि सर डिस्पर्जन कैसा है अपना, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट रिफ्रैक्ट करती है अलग अलग एंगल पे, और वो जो अलग अलग एंगल पे बेंड मार रही है, मतलब रिफ्रैक्ट मार रही है, उसी को कहते हैं रिफ्रेंजिबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिफ्रेंजिबिलिटी, मतलब हर कलर अलग तरीके से बेंड होता है। तो जो बेंडिंग आप देख रहे हो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपने रिफ्रेंजिबिलिटी। और इस रिफ्रेंजिबिलिटी के अंदर आप देखोगे ना तो लाल कलर का जो रंग है वो सबसे कम डेविएट होता है, और वही वायोलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट होता है। ठीक है क्या नहीं। अब प्रिज्म करता क्या है बेसिकली, जैसे ही कोई व्हाइट लाइट उस पर आती है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। ठीक है क्या नहीं। डिस्पर्जन आप में देखो ना तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेज ऑफ प्रिज्म पे होता है, मतलब ये रहा मेरा रिफ्रैक्टिंग फेज और यहां पर ही मेरा क्या हो जाता है, सीधा सीधा डिस्पर्जन होता है। ठीक है, और अगर आप यहां से भी करोगे तो यहां पर भी आपको रिफ्रैक्शन देखने मिल जाएगा, अदरवाइज यहां पर भी बेंडिंग आता है। तो यहां पर ये टॉपिक अपने क्लियर किया। अभी अपने देखते हैं कि सर आपने जो प्रूव किया था, मतलब न्यूटन ने जो देखा था, न्यूटन ने वो कैसे एक व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में बनी, या फिर 7 डिफरेंट कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट लाइट बनेगी। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट प्रूविंग द प्रिज्म डज नॉट कलर द लाइट, मतलब उनको ऐसा मन में डाउट आया कि जो प्रिज्म है वो कलर कर रहा है व्हाइट लाइट को। तो इसको करने के लिए क्या किया इन्होंने, सबसे पहले डिस्पर्जन किया एक सिंगल कलर का, और जैसे सिंगल कलर पास हो रहा है सेकंड मतलब सेकंड रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म के अंदर, तो उसके अंदर कोई डिस्पर्जन देखने मिल नहीं रहा है। समझ में आया, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ही उसने देखो, उसको डाउट ऐसा था
कि जब व्हाइट लाइट हम डाल रहे हैं तो 7 डिफरेंट कलर मिल रहे, तो उसको डाउट ये आया कि एक्चुअल में ऐसा तो नहीं कि कहीं पर प्रिज्म ही उसको कलर करके दे रहा हो। तो ये रॉन्ग प्रूव करने के लिए उसने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल कलर की लाइट को इंसिडेंट करवाया। मान लेते हैं वो येलो कलर की लाइट थी, जब येलो कलर की लाइट को उसने इंसिडेंट करवाया तो वहां पर कोई भी डिस्पर्शन देखने नहीं मिला। ठीक है, shows a prism rule is dispersed not a coloration। तो यहां से प्रूव हुआ कि प्रिज्म का सिर्फ और सिर्फ जो रोल है वो सिर्फ बेंड करने का है, लाइट को तोड़ने का है, कलर नहीं करने का है। डाउट आता है ना मन में, इस तरह व्हाइट लाइट प्रिज्म पे फेंक रहे हो और प्रिज्म खुद ही उसको कलर कर देता हो तो क्या। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इन्होंने किया था। ताली बनती है एक्सपेरिमेंट के लिए, मुझे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लगा ये वाला। अभी हम प्रूव कर गया हमने, देखो न्यूटन ने क्या क्या प्रूव किया। पहला, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में होगी, डाउट क्लियर किया कि भाई प्रिज्म कलर नहीं करता है। अब न्यूटन ने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये सिलेबस में नहीं है अपने, बट अच्छा एक्सपेरिमेंट है। दूसरा जो न्यूटन ने प्रूव किया ना कि अगर मैं व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ 7 डिफरेंट कलर में टूटती है, तो क्या अगर 7 के 7 कलर को आपस मर्ज कराओ तो क्या व्हाइट लाइट मिलेगी? तो उसका आंसर आया यस। तो ये रहा देखो, दो आइडेंटिकल प्रिज्म मतलब ये रहा प्रिज्म नंबर 1 और प्रिज्म नंबर 2, आप ले लो। फर्स्ट डिस्पर्स द लाइट एंड सेकंड रिकम्बाइंस द लाइट। पहला वाला उसे तोड़ेगा और दूसरा वाला इसे जोड़ेगा। अब recombination is due to the second prism turning dispersed color back to the original path। तो न्यूटन्स कलर डिस्क डेमोन्स्ट्रेशन persistence of vision creating a white light। अब न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट क्या था? तो न्यूटन्स का कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट इसी के बेस पर ही है। उसने क्या कर दी, उसने है ना ऐसी एक डिस्क ली और इस डिस्क को है ना जोर से घुमाता था। अब जोर से जब इसको घुमाएगा तो होता क्या था कि आपको एक ही पॉइंट पे सारे कलर एक साइड पे चले गए, तो आपकी आंखों में उसी प्लेस पर मल्टीपल कलर्स आपकी आंखों में जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो व्हाइट दिखना चाहिए। तो घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, या वीडियो भी देखोगे ना यूट्यूब पर, ठीक है, कि भाई न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट, तो आपको दिखेगा। बहुत अमेजिंग चीज है। और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आके जरूर मैसेज करना अच्छा लगा कि नहीं। अब इनविजिबल स्पेक्ट्रम देखो, ये तो सर आपने बात कर दी जो हमारी आंखों से दिखता है, बट सर ऐसा बताओ कि हमारी आंखों से दिखता ही ना हो और ऐसी भी तो लाइट हो सकती है। सही बात है कि नहीं? तो मैं आपकी बात में कहीं ना कहीं एग्री करता हूं कि ऐसा भी होता है कि जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रही है, 7 डिफरेंट कलर हो गए, तो 7 के अलावा और भी कलर थे पर वो मेरी आंख नहीं देख पा रही, तो उसे हम कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो मेरी आंखें ना देख पाए, जो मेरी रेटिना को एक्साइट ना कर पाए, उसे अपने कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विजिबल रेड एंड वायोलेट एंड दिस पार्ट डज नॉट एक्साइट द रेटिना। तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड्स इंफ्रारेड बियॉन्ड रेड एंड अल्ट्रावायोलेट बियॉन्ड वायोलेट, ये चीज होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि यहां पर ये प्रिज्म आया, ये लाइट आई और 7 डिफरेंट कलर में बना, ऊपर सबसे रेड बना, नीचे वायोलेट बना, तो ऊपर आ जाएगा मेरा सिंपल इंफ्रारेड और नीचे आ जाएगा मेरा अल्ट्रा वायलेट। ये दो चीजें यहाँ पर आपको दिखेगी जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, नीचे अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। तो इसकी अपने स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करूं वो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 8000 मतलब रेड के ऊपर है, 10⁻⁻10 मतलब 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻³ मीटर तक की रेंज है। इस रीजन में ही आपको इंफ्रारेड दिखेगा और इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार का किया गया था। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने प्रिज्म, प्रिज्म के बाद ये मेरी लाइट आ गई, ये लाइट 7 डिफरेंट कलर में बन गई, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर फॉर्म करवा दिया। तो यहां पर सर रेड कलर दिखेगा और यहां पर वायोलेट दिखेगा। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर विलियम हेर्शले ने 1800 के टाइम पर
ओके, थर्मोमेट्रिक इफेक्ट के बियॉन्ड अपनी ये चीज निकाली थी। इसके लिए इसने किया क्या था, इसने बेसिकली एक थर्मोमीटर लिया था, थर्मोमीटर के एंड को ब्लैक कर दिया था, थर्मोमीटर के एंड को ब्लैक कर दिया था, ब्लैक कर दिया था यहाँ पर, और ब्लैक करने के बाद वो चेक कर रहा था, ठीक है कि नहीं। तो चेक कर रहा है नीचे से, तो वायोलेट कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा नहीं, आगे गया आगे गया आगे गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। पर जैसे वो रेड के आगे गया ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, और जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ ना, तो इसके मन में ऐसा हुआ कि ऐसा तो कैसा पॉसिबल है कि जैसे मैं रेड के बियॉन्ड लेकर गया तो यहाँ पर टेम्परेचर में फर्क दिखा। तब उसको पहली बार आइडिया आया इंफ्रारेड के बारे में, ठीक है कि नहीं। अब ये ऐसी रेज है जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है, ये क्रिएट क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट। बट अभी तक आपको आंखों में क्यों नहीं आया था, क्योंकि ग्लास प्रिज्म की कुछ ताकत है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को ही वो अलाउ कर सकता है अपने में से पास होने के लिए, बट उससे बियॉन्ड जाएगा तो वो पास नहीं करवा पाएगा। तो हेनरी ने और भी विलियम ने और भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, उसने सन को अपना बनाया और दूसरा आर्क लैंप लिया, ठीक है, और उस इसमें से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सोर्स को क्या लिया, एक हॉट ऑब्जेक्ट जैसा सन हो गया, लैंप्स हो गया। आप इन सब में से भी इंफ्रारेड रीजन को देख सकते हो, बट इसको स्टडी करने के लिए इन्होंने जो यूज किया था वो तुमको बताता हूं कि इसके बाद इन्होंने जो यूज किया वो रॉक सॉल्ट यूज किया, रॉक सॉल्ट का प्रिज्म बनाया, रॉक सॉल्ट के प्रिज्म के अंदर इन्होंने आर्क लैंप की लाइट लगाई, ठीक है, आर्क लैंप वाली लाइट रॉक सॉल्ट प्रिज्म से बाहर निकलती है, तो अच्छे से आप और भी स्पेक्ट्रम को स्टडी कर पाते हो। दूसरा, इंफ्रारेड कहां कहां देखने मिलेगा, तो कोई भी इस दुनिया में हॉट ऑब्जेक्ट होगा वहां पे इंफ्रारेड है। दूसरा, ये करता क्या है कि आपको ये चीजें दिखेगी नहीं, इनविजिबल है, बट हर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो हीटिंग वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स बाहर निकालेगा। जैसे मैं गर्म हूं तो आपको दिखेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड, तो सबसे पहला है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, और दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होगी तो उसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट जितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैं यहां से जा रहा हूं, गुजर रहा हूं, और आसपास अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, ठीक है। ये ओबे करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी, ठीक है। अब जनरली मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लास अगर बियॉन्ड 20,000 एंगस्ट्रॉम से हो, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए इन्होंने यूज क्या किया, रॉक सॉल्ट का यूज किया था, ठीक है कि नहीं। ये काम क्या, मतलब ये होता क्या है, कॉज हीट डिटेक्टेड बाय द थर्मोपाइल्स, ओके। अगर आपको इसको पता करना है कि इंफ्रारेड बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो आपको एक ही चीज याद करना है, थर्मोपाइल्स। थर्मोपाइल रखोगे थर्मोमीटर की जगह तो इजीली आप डिटेक्ट कर पाओगे। तो ये हुई प्रॉपर्टीज। अब आता है यूजेस ऑफ इंफ्रारेड। तो आप देखो, इंफ्रारेड मतलब जहां पर भी सर हीट आ रही है वहां पर आप ये यूज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा गाइडेड मिसाइल्स होती है, मतलब मिसाइल लॉन्च कर देते हो और वो सीधा जैसा मेरा प्लेन जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है, क्योंकि जो बूस्टर से आग निकल रही है वो उसको सेंस करता है और उस सेंस के फॉर्म में ही वो आगे बढ़ता है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो मेडिकल पर्पस में भी यूज होता है। तो देखो, मेडिकली यूज करो तो कहीं पर भी सूजन वगैरह आ गई है तो आपको सेक करने के लिए हीट चाहिए होती है, तो सबसे बेस्ट सोर्स होगा मेरा कौन सा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स भी आते हैं जो ओके, जो स्पेशली फॉगी वेदर में काम लगते हैं, फॉगी वेदर में काम लग गए। नाइट विजन डिवाइसेस में भी काम लगते हैं, क्योंकि नाइट विजन डिवाइस के अंदर आप क्या होगा कि रात को भी अगर आपको कुछ देखना है, जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा रात को भी देख पाता है, आर्मी वगैरह जहां होती है तो वहां पर ये इंफ्रारेड कैमरास यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल यूज IR इंफ्रारेड टू ट्रैक द हीट फ्रॉम द प्लेन, आया कि नहीं आया। डिजीज डिटेक्ट करने के लिए भी होती क्रॉप्स के अंदर बाय हीट पैटर्न कॉज्ड बाय सैटेलाइट, मतलब डिजीज वगैरह आ जाते होंगे तो ऐसे तो जो पेड़ पौधे हैं वो कोल्ड दिखेंगे, बट जैसे अगर वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं तो वो क्या दिखेगा आपको, कलर फॉर्म में दिखेगा, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर के फॉर्म में दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स अवेलेबल है, तो हमको कुछ क्योर करना हो तो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने।
तो यहाँ पर हमने ना इंफ्रारेड खत्म किया। ऐसे ही कुछ अल्ट्रावायलेट की कहानी है। तो अल्ट्रावायलेट की कहानी कैसा है सर, ये 4000 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा। मतलब सर जैसा इंफ्रारेड रेड रीजन के ऊपर आता था, ऐसे वायोलेट रीजन के नीचे जो आएगा वो आएगा यूवी। ठीक है, तो करीबन करीबन जे रिटर्स ने 1801 में इसको फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था? केमिकल इफेक्ट के थ्रू। कौन सा लिया था केमिकल इफेक्ट में? उन्होंने सिल्वर क्लोराइड पेपर लिया था। ठीक है कि नहीं? अब हुआ क्या था कि जब सिल्वर क्लोराइड पेपर को मैं नीचे लेते जा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही उसने वायोलेट क्रॉस किया ना तो इसमें क्या होगा, कलर चेंज दिखाने लगा। ठीक है कि नहीं? तो कलर चेंज दिखाने लगा, और कलर चेंज जब भी होता है तो उससे अपने क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो इस रे का नाम बाद में पड़ा क्या, एक्टिनिक या केमिकल रेज भी पड़ा कि सर क्योंकि ये आपका कलर चेंज कर रहा है, दैट मींस यहां पर केमिकल चीज आई है। दूसरा, ग्लास एब्जॉर्ब द यूवी सिग्निफिकेंटली। इसकी वजह से आपको फाइंड करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, ग्लास की जगह क्वार्ट्ज यूज करेंगे। वहां पे हमने रॉक सॉल्ट यूज किया था फॉर यूवी एक्सपेरिमेंट। अब मैं इसकी बात करूं तो कहां कहां मिलेगा, तो हॉट लाइट सोर्स अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 2500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी सोर्स है तो वहां से आपको क्या यूवी रेज देखने मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, आर्क लैंप हो गया, सनलाइट हो गया। आगे अब डिटेक्शन करने के लिए क्या क्या काम आता है, तो देखो, डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म, सेंसिटिव एंड फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट कैसा है, अब्सॉर्बिंग शॉर्टर वेवलेंथ यूवी एंड री एमिटिंग द विजिबल ब्लूइश लाइट, क्यूनाइन सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड। अगर आपको डिटेक्ट करना है यूवी है कि नहीं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वापस से सर अनअफेक्टेड होगी, स्पीड इसकी 3 × 10⁻² होगी, प्रोड्यूस करता है ये फ्लोरोसेंट केमिकल इफेक्ट। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय अपर एटमॉस्फेयर दैट कन्वर्ट्स ऑक्सीजन टू ओजोन। कि भाई यूवी का काम अच्छा भी होता है कि एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब होती है और वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को ओजोन के अंदर। ठीक है, अगर इसके ज्यादा एक्सपोजर में रहोगे तो चांसेस है कि स्किन कैंसर हो जाए या आंखें बर्बाद भी हो जाए, खराब भी हो जाए। कहाँ यूज होता है, तो विटामिन डी सिम्युलेट करने के लिए और बोन हेल्थ के लिए होता है। दूसरा, स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइज मतलब जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या कोशिश करता है कि जितने भी डिवाइस हो सारे के सारे अच्छे से जर्म फ्री हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट क्या हो गया, आप स्टेरिलाइज कर दो। अगर कोई मिलावट हुई है, अडल्ट्रेशन घी के अंदर, तो आप ये पता कर पाओगे, इसमें आप जैसे यूवी डालोगे तो चमकता हुआ चीजें दिखेगी, तो वो मतलब मिलावट है। फॉर्जरी इन डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई रॉन्ग साइन कर रहा है, आपके रॉन्ग डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो भी पता कर सकते हो आप। डिस्टिंग्विश जेन्युइन डायमंड फ्रॉम द फेक वन, अगर आपको पता करना है कि फेक डायमंड ओरिजिनल डायमंड कौन सा है, तो आप यूवी का यूज कर सकते हो। अब लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अब हमने पता सीख लिया कि लाइट सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से बनती है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। इसकी स्पीड की बात करो तो 3 × 10⁸ है। मैंने जैसे बात की थी, इसको नॉन मैकेनिकल भी कहते हैं। नॉन मैकेनिकल मतलब ऐसी वेव जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है, डिटेक्टेड एज ए थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी। तो हमने ये तो पढ़ लिया। अब टोटल इसके अलावा, इंफ्रारेड यूवी के अलावा और भी बैंड है। तो अगर मैं चेक 1 बाय 1 स्टार्ट करूं तो सबसे आ जाता है रेडियो वेव, टेलीविजन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये आरटीएम हो गया। आरटीएम, इंफ्रारेड तो हमको पता था। ओके, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर आता है एक्स, गामा, एस, एक्सरे, गामा एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑसिलेशन से करवाना पड़ता है। ठीक है, ये यूज होती है रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर, रेडियो म्यूजिक सुनते हो ना, वो वाला। टेलीविजन वेव यूज होता है टीवी ट्रांसमिशन के अंदर। ये तीनों के तीन वाइब्रेटिंग बॉडी बनाने से, वाइब्रेटिंग बॉडी से वेव्स जो बनती है उससे प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोवेव यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कुकिंग, कुकिंग पर्पस में काम लगाते हैं। इंफ्रारेड तो हमको पता चल गया, हीटिंग, मिसाइल गाइडेड। वही मैं विजिबल की बात करूं, विजिबल लाइट तो विजन के लिए आ गया। अल्ट्रावायलेट तो विटामिन डी। एक्सरे की बात करूं तो मेडिकल इमेजिनेशन करने, मेडिकल मतलब एक्सरेज बनाने के लिए, एक्सरे की इमेज बनाने के लिए। गामा रेस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी रेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर कॉस्मोस, मतलब स्पेस के बाहर से वो चीजें आती है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग बहुत ही अमेजिंग चीज है
होता क्या है कि देखो सन से लाइट आ रही है और वो सारे पार्टिकल्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको री एमिट करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपने स्कैटरिंग। बट ये सारी लाइट को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते, उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ऐसी है कि साइज जो होगी पार्टिकल की वो वेवलेंथ से बड़ी होनी चाहिए तभी। तो ये रहा, लाइट एब्जॉर्ब एंड री एमिट इन ऑल डायरेक्शन बाय अ पार्टिकल लार्जर देन इट्स वेवलेंथ। पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से बड़ी हो तब वो क्या करेगा, एमिट करेगा, उसे कहते हैं अपने स्कैटरिंग। तो यहां पर मैं देखूं वायोलेट है तो वायोलेट की वेवलेंथ कम है, तो ठीक है, तो वायोलेट स्कैटर मोस्ट ड्यू टू द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। वही मैं बात करूं तो ब्लू लाइट स्कैटर करती है जब एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो वायोलेट पहले स्कैटर हो गई, फिर इंडिगो हो गई, फिर आते आते वो ब्लू आई। तो ब्लू लाइट स्कैटर होती है अपने अर्थ के सबसे पास, इसकी वजह से पूरा आसमान ब्लू दिखता है। इसी की वजह से आसमान क्या दिखता है आपको, ब्लू दिखता है। रेड लाइट स्कैटर होती है लीस्ट सीन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो पार्टिकल की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। तो होता क्या है कि सन जब अपने जेनिथ पर आने लगता है, ठीक है कि नहीं, जेनिथ पॉइंट आ रहा है, जेनिथ पॉइंट से अपने आई पे आने लगा, तो उस वक्त मतलब जैसे ये शाम के वक्त ये अपना अर्थ ले लेता और ये सन यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम बड़े बड़े पार्टिकल से ट्रैवल करवाना पड़ता है। इसकी वजह से वहां पर रेड लाइट स्कैटर करती है, इसकी वजह से उस वक्त आसमान रेड दिखता है। डिस्टेंस हिल अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग बाय वाटर वेपर। अब देखो अगर बहुत दूर हिल है तो आपको ब्लू कलर के दिखते हैं, पर एक्चुअली ब्लू होते नहीं है। उसका रीजन क्या है, अगेन स्कैटरिंग। एस्ट्रोनॉट सी ब्लैक स्काई ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्कैटरिंग। पर अगर आप ऊपर जाओगे ना तो जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो उनको तो क्या दिखेगा, स्काई ब्लैक दिखता है, क्योंकि स्पेस में जाते हो तो एक्चुअल में है क्या, काला ही है सब कुछ, पर आपको यहाँ ब्लू दिखता है। तो कितनी अमेजिंग दुनिया इस भगवान ने बनाई है, ठीक है। अब स्कैटरिंग का यूज कहाँ कहाँ आता है, तो जैसे अब देखो आपको पता है रेड लाइट, हम रेड लाइट अब यूज क्यों करेंगे, क्योंकि स्कैटर सबसे कम होती है, कम होती है तो दूर तक ट्रैवल कर सकती है, दूर तक ट्रैवल करेगी तो आप डेंजर का साइन या कुछ भी साइन पहले बताना चाहते हो पता चल जाएगा। तो रेड लाइट यूज एज अ डेंजर सिग्नल सिंस इट स्कैटर लीस्ट इनफॉर्म। सेकंड, orange is the most visible to human eye, used in a vest for the safety. Ultramarine absorb UV and emits violet, indigo, blue light by a fluorescent, making clothes appear whiter. ठीक है, तो अल्ट्रामरीन जनरली जो कपड़े पहनते हैं वो इस तरह से जनरली क्या होता है, अल्ट्रामरीन एब्जॉर्ब यूवी, उसके बाद एमिट क्या करते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट बाय फ्लोरोसेंस एंड मेकिंग द क्लोथ अपीयर व्हाइट। इसलिए उनके क्लोथ कपड़े इनके जो है ना व्हाइट दिखते हैं, मरीन अल्ट्रामरीन जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पोर्शन खत्म होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।